हेलो बच्चों, आज हम आपका 11th लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम वर्क, एनर्जी और फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए हम हमारा चैप्टर अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, तो वर्क क्या होता है? तो अभी जो डेफिनेशन लिखी गई है हम पहले उसे पढ़ते हैं, फिर आपको अच्छे से समझाती हूँ। When object is displaced by applying force on it, work is said to be done। मतलब क्या होता है ना, एक ऑब्जेक्ट होगा, ओके एक ऑब्जेक्ट जब एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस्ड होगा, जब उसके ऊपर फोर्स लगेगा तब हम कहेंगे कि वर्क हुआ है। फॉर एग्जांपल, एक प्लेन सरफेस है, ओके आप समझ लीजिए आपकी ये बुक है, इसके ऊपर आपने पेन रखा है या पेंसिल रखी है, ओके पेंसिल रखी एग्जांपल के लिए। अब ये पेंसिल उसी जगह पे है, लेकिन जब आप फोर्स लगाएंगे, आपके हैंड से यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो ये पेंसिल यहाँ तक मूव हो जाएगी, ओके यहाँ पे मूव हो जाएगी पेंसिल। तो इसका ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब डिस्टेंस जो कवर हुआ यहाँ से यहाँ तक जो चल के आई पेंसिल, क्यों आई, उसका डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स अप्लाई किया, इस वजह से वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ। गॉट दैट? जब कोई भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी चीज़ पे हम फोर्स लगाते हैं और उसी वजह से वो ऑब्जेक्ट मूव करता है, डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, कुछ डिस्टेंस कवर करता है, तो हम कहते हैं कि वर्क डन हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर देखोगे कि ट्रक ड्राइवर है, ओके और वो बैठा है, वो नहीं ट्रक ड्राइवर नो के, लेट्स टेक इजी एग्जांपल फॉर यू। आप चल रहे हो, ओके और वहाँ पे एक पत्थर गिरा हुआ है, स्टोन। आपने उस स्टोन को आपके लात से मारा, तो आपने क्या दिया? फोर्स दिया, ओके यू गिव दैट फोर्स। आपने उस स्टोन पे फोर्स अप्लाई किया, आपके अंदर पे जितना भी फोर्स था, जितनी भी ताकत थी वो अप्लाई की, और उस वजह से वो स्टोन दूसरी जगह चले गया, आगे चले गया, आगे मूव हो गया, वो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ ना। तो हमने कहा कि वर्क हुआ, काम हुआ। देखो साइंस के लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताती हूँ कि आपने ना एक वॉल है, एक दीवार है जो गिर रही है, तो आपने उसको पकड़ के रुके हो, लेकिन वो दीवार ना हिली ना डुली, तो आपने वर्क डन किया, ऐसे नहीं होगा। ऐसे कहा जाएगा साइंस के लैंग्वेज में कि आपने वर्क डन नहीं किया, क्योंकि आपने फोर्स तो अप्लाई किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो वर्क डन के लिए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वली ज़रूरी है, ओके तो फोर्स, अभी वर्क का मैं आपको फॉर्मूला देती हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स, या आपके वर्क का फॉर्मूला हुआ, इतना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है एंड इतना फोर्स है, तो हम कहेंगे कि हमारा वर्क डन हो गया। आई होप आपको वर्क डन समझ में आ गया। मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है कि वर्क डन क्या होता है। अब हम मूव करेंगे एनर्जी की तरफ। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी मीन्स कोई भी वर्क डन करने के लिए, कोई भी काम करने, आपको कोई फोर्स लगाना है। समझो आपको एक स्टोन के ऊपर फोर्स लगाना है, आप एक प्रेशर से उसे फेंकना या लात से उसे लात मारनी, उस स्टोन पे कुछ भी करना हो आपको, तो आपको फोर्स देना होगा, उस स्टोन को फोर्स देना होगा। लेकिन फोर्स देने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होगी, ओके एनर्जी आपके अंदर, जब एनर्जी आएगी, आप कुछ खाओगे, आपके अंदर एनर्जी आएगी, तब जाके आप फोर्स दे पाओगे ना। तो एनर्जी मतलब क्या है? एनर्जी देखो, आप कुछ खाओगे, आपके अंदर एनर्जी आएगी, आप फोर्स दोगे उस स्टोन पे, तब डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन हो जाएगा। तो वर्क डन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी मतलब क्या होता है? इट इज़ अ कैपेसिटी टू डू वर्क। कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। आप डेली लाइफ का एग्जांपल ले लो, जैसे कि आपको कुछ काम भी करना है, आपको आपके घर से आपके स्कूल तक जाना है, तो आपके अंदर अगर कुछ, आपने 5 दिन से कुछ खाया ही नहीं, तो क्या आप उठ के स्कूल आ पाओगे? नहीं। आप खाओगे, सुबह उठ के कुछ नाश्ता करोगे, आपके अंदर एनर्जी आएगी तो वो फोर्स अप्लाई होगा, आपके मस्कुलर फोर्स, आपको मैंने बताया था मसल्स पे, तो आप चलोगे, तब जाके आप काम करने के लिए, आपके स्कूल आओगे पढ़ने के लिए। तो एनर्जी ज़रूरत होती है ना, कोई भी काम करने के लिए। आपको घर से स्कूल आने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत लगी, तो इसी तरीके से एनर्जी इज़ अ कैपेसिटी टू डू वर्क, ओके। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या होता है? तो
आपको मैंने अभी पढ़ा दिया, एक्चुअली वही है सब कुछ, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। लेट मी टेल यू, आपको कोई काम करना है, कोई भी काम करना हो, मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। कार, खेलने वाली जो बच्चों की कार होती है, मैं अभी इसको बना नहीं पा रही हूँ ठीक से, पर जो बच्चों की कार होती है, ओके। अब बच्चे जो कार से खेलते हैं, जो नहीं होती है कि जिसको पहले पीछे घसीटना पड़ता है, जो स्प्रिंग वाली कार होती है, छोटी एकदम स्मॉल, जो छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, हालांकि आप भी छोटे बच्चे ही हो, तो उसको पीछे खींचेंगे तब जाके वो आगे बढ़ती है। तो आप उस कार को जब पीछे खींचोगे तो वो आगे एक्सीलरेट होती है, वो आगे बढ़ती है, फिर आपको छोड़ दोगे तो वो आगे बढ़ जाती है। ऐसी कार आपने ज़रूर बचपन में देखी होगी। तो उसके लिए पहले जो ह्यूमन बीइंग जो भी उस कार से खेलने वाला है, उसको अपने हाथ से पहले उसको उस कार को पीछे घसीटना होगा। तो उसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, ओके, एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो फोर्स अप्लाइड होगा। फोर्स किसके ऊपर अप्लाइड होगा? कार के ऊपर अप्लाइड होगा। इस कार के ऊपर फोर्स अप्लाइड होगा आपके एनर्जी के वजह से। तो इस वजह से ये कार डिस्प्लेस्ड करेगी, कार गोज एंड डिस्प्लेस्ड। डिस्प्लेसमेंट की वजह से वर्क डन होगा, क्योंकि फोर्स भी लगा, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो वर्क डन हो गया। तो वर्क डन के लिए अल्टीमेटली किसकी ज़रूरत पड़ी? एनर्जी की ज़रूरत पड़ी ना। तो एनर्जी एंड वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एनर्जी नहीं होगी तो वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी से फोर्स होगा, फोर्स से डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट से वर्क डन। तो एनर्जी एंड वर्क डन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया है। अब हम फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज़ के बारे में पढ़ेंगे। देखो, एनर्जीज़ बहुत अलग अलग टाइप के हैं। मैंने आपको शायद आपके पिछले भी कुछ वीडियोस में बताया है 10th चैप्टर में कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये सेंटेंस आपने सुना ज़रूर होगा अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपकी बुक्स में भी है। अब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता चलेगी। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड मतलब कोई भी एनर्जी ना ही हम बना सकते हैं ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ब्रह्मांड में पहले से प्रेजेंट है, यूनिवर्स में पहले से प्रेजेंट है। तो एक फॉर्म की एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जैसे कि एग्जांपल क्या था कि आप स्विच ऑन करते हो फ़ैन का जब आप स्विच ऑन करोगे, ये फ़ैन का स्विच ऑन होगा, ओके। फॉर एग्जांपल ये फ़ैन का स्विच ऑन है, आपने स्विच ऑन किया तो यहाँ पे वायर है, वायर में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब फ़ैन में आएगी। अब फ़ैन के अंदर के इंजन को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड होगी, तो ये फ़ैन घूमने लगेगा और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगी मैकेनिकल एनर्जी। समझ में आया? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। तो ऐसे ही होता है कि एक फॉर्म की एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। कोई भी एनर्जी ख़त्म नहीं होती कभी भी। तो आपको मैकेनिकल एनर्जी पता चलती है। मैकेनिकल एनर्जी यूजुअली मशीन्स में होगी। जो भी आप मशीन्स काम करते हुए देख रहे होगे ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी। वो काम कर रहे हैं। आपको मैं क्रेन का एग्जांपल देती हूँ। जो पता नहीं बड़े बड़े पत्थर हो या बड़ी बड़ी बहुत लोहे की चीज़ें हो जो बहुत बड़ी, जो इंसान नहीं उठा पाएगा, तो उसके लिए जो गाड़ियाँ आती है जो उठाती है, गाड़ियाँ आपको अगर आप पता होगी, मैं इसका ड्राइंग तो मेरी अच्छी है नहीं, वो गाड़ियाँ उसको पकड़ती है, उसको उठाती है, मेरी ड्राइंग है नहीं अच्छी। गाड़ियाँ उस लोहे को पकड़ के उठा के उस गाड़ी में डालेगी, तो वो काम जो उठाने का एक बड़ा सा बहुत बड़ा पत्थर हो या लोहा हो जो इंसान नहीं उठा पाएगा, तो गाड़ी जो होती है वो उठाती है। तो एक्चुअली वो मशीन होती है। तो क्या काम कर रहे हैं वो? गाड़ी एक मशीन ही है ना, जो उठाने का काम कर रही है और उसको गाड़ी में शिफ्ट करने का काम कर रही है। ये हम नॉर्मल इंसान नहीं कर सकते। हम 10 जन मिलके भी नहीं कर पाएंगे ये काम। तो इसके लिए मशीन से, तो वो क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी की वजह से फोर्स अप्लाइड होता है और ये फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होता है। ये पत्थर ऊपर उठता है, शिफ्ट होता है गाड़ी के अंदर, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्टेंस कवर हुआ। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल मैकेनिकल एनर्जी। ओके, मैकेनिकल एनर्जी यूजुअली मशीन्स में देखी जाती है। आपको ये समझ में आ गया? अब हम देखेंगे कि हीट एनर्जी क्या होती है। हीट एनर्जी का सबसे अच्छा एग्जांपल है सन। आप 10-11 बजे सुबह के अब बाहर जाके खड़े हो ना, आप देखना सन को आप देख नहीं पाओगे, वो तो लाइट की बात हो गई। लेकिन अगर आप वहाँ पे खड़े भी होगे तो आपको हीट महसूस होगी, गर्माहट महसूस होगी, बहुत गर्मी लगेगी। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द हीट एनर्जी। हम उसे ही हीट एनर्जी कहते हैं और हीट एनर्जी का बहुत यूज़ होता है
हीट एनर्जी का यूज़ होगा। हमने देखा था थर्मल पावर प्लांट में, आप पढ़ोगे हायर स्टैंडर्ड में, तो वहाँ पे हीट एनर्जी का बहुत यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। अब हम देखेंगे लाइट एनर्जी क्या होती है। लाइट एनर्जी का अभी एग्जांपल सन ही लेते हैं। सन इज़ अ नेचुरल फॉर्म ऑफ लाइट। नेचुरल लाइट हमारी सन होती है, तो सन से जो लाइट मिलती है उसका भी बहुत यूजेस होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पानी गर्म करना हो गया, बहुत से ऐसे स्कीम्स निकलती है, आपके कपड़े भी सूखते हैं, बहुत यूज़ होता है। वो किसके वजह से होता है? सब कुछ लाइट एनर्जी आती है, सन की लाइट आती है, इस वजह से सब कुछ होता है। आप घर में भी देखो, अभी अगर सन होता ही नहीं, सन नहीं होता तो हर वक्त अंधेरा ही होता हमारे अर्थ में। रात के समय भी अंधेरा, सुबह के समय भी अंधेरा। तो हमें कुछ काम करना होगा तो हमें कितनी सारी एनर्जी लाइट निकालनी पड़ी, तो कितना खर्चा होता, कितनी लाइट वेस्ट होती है, और सबको लाइट नहीं मिल पाती। लेकिन अब सबको लाइट मिल पाती है बिकॉज ऑफ सन। सन है जो हमेशा कंटिन्यूसली लाइट प्रोवाइड करते रहता है हमें। देखो ना, हम थर्ड ऑर्बिट में अगर हम देखेंगे, पहले मर्क्यूरी है, फिर वेनस है, फिर हम है हमारे सोलार सिस्टम में, और अर्थ है। तो अर्थ इतने दूर होके भी हमें इतनी सारी लाइट प्रोवाइड कर सकता है। तो सोचिए उसके पास कितनी लाइट और हीट दोनों भी और नेचुरली हमें सन से मिलती है। ओके, तो ये हो गई हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी। अब हम साउंड एनर्जी के बारे में बात करोगे, तो अभी आप मुझे सुन पा रहे होगे, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ साउंड एनर्जी। ये साउंड है, ये साउंड आप तक आ रही है, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ साउंड। जो भी आप आवाज़ सुनते हैं वो साउंड एनर्जी होती है। ओके, तो साउंड एनर्जी का कुछ ज़्यादा है नहीं, यही है आवाज़ जो भी आपको सुनाई देती है बिकॉज ऑफ साउंड, एंड दैट इज़ साउंड एनर्जी। वो एक साउंड की फॉर्म में एनर्जी आपके पास आ रही है। अब हम पढ़ेंगे केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी ना आप यूजुअली लैब्स में, इंडस्ट्रीज़ में देखोगे, लैब और इंडस्ट्री में देखोगे। जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट आपने पढ़ा नहीं होगा अभी, आई एम सो सॉरी, लेकिन होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है। तो उसमें जो बम्बार्डमेंट्स होती है, बॉम्ब बनते हैं बड़े बड़े, छोटे मोटे बॉम्ब की बात नहीं करी जो आप दिवाली में उड़ाए थे, वो भी हो गया, केमिकल एनर्जी में आ गई वो भी। लेकिन बहुत बड़े बड़े जिसमें थ्रोम्बियम होते हैं, थ्रोम्बियम एक्चुअली, बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स यूज़ होते हैं, जो बड़े बड़े बॉम्ब डिफेंस में यूज़ होते हैं, दूसरे शहरों में फेंके जाते हैं डिफेंस के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए। तो वॉर में जो बॉम्ब्स यूज़ होते हैं वो केमिकल एनर्जी होती है उसके अंदर। एक केमिकल, बहुत सारे केमिकल मिलकर जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उस केमिकल एनर्जी कहते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें डिटेल में केमिकल एनर्जी और आपके हायर स्टडीज़ में पढ़ोगे। आपको अभी बस एक थरोली रफली सब कुछ पढ़ना है, तो आपको मैकेनिकल एनर्जी पता चल गई। हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी बहुत ईजी है, साउंड तो उससे भी ज़्यादा ईजी है। केमिकल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ओके, जहाँ पे बॉम्ब बनाए जाते हैं यूजुअली BARC में। तो आज के लिए इतना ही। ये लेक्चर नंबर 1 है आपका। लेक्चर नंबर 2 में मैं आपका चैप्टर ख़त्म कर दूँगी। आपका 11th चैप्टर ख़त्म हो जाएगा जल्दी। अगर आपको मैं जो पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए अगर कुछ फीडबैक देना होगा तो। थैंक यू, बाय बाय।